तो ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक, बच गया 2%। और ये 2% जो है वो है फाइन ट्यूनिंग। और ये 2% जो है, हमको मन में आ सकता है कि 100 में से 98 नंबर भी आ जाएं तो बहुत है। हम सी ग्रेड वाले और 98 नंबर आ रहे हैं, कम है क्या? बहुत है। तो 2% को ट्यूनिंग को रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। और क्या हो गया? अच्छा, 2% ट्यूनिंग को रहने दो। और इस 2% ट्यूनिंग के चक्कर में ये इसके हाथ में ऐसा है कि बाकी 98% को भी गड़बड़ा देता है ये। अभी तक जितना हमने 20 साल में जाना, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां खुली उसके बाद बंद हुई, तो उसमें कंपनियों की ज़्यादा गलती नहीं थी। उसमें टॉप लेवल के जो लीडर्स थे और टॉप लेवल के जो डायरेक्टर्स थे, उनमें आपस में तालमेल नहीं बना। बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे लीडर्स ने अचीवमेंट लिए, लीडर्स के ईगो इतने बढ़ गए, उनमें आपस में डाउनलाइन अपलाइन में तालमेल नहीं बना। गाड़ी खरीद के लाए फॉर्च्यूनर 45 लाख रुपए की, और उसमें पेट्रोल और हवा 2% ही मायने रखेगा, तो वो पेट्रोल और हवा में से दोनों में से एक ना हो तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। और लीडर्स में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो उनके फोकस शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब आदमी भूखा होता है तो सिर्फ भूखा होता है। तो भूख कई प्रकार की होती है। तो पहला भूखा होता है पेट का, तो उसे भोजन चाहिए, तो वो कुछ भी करेगा उसके लिए। और पेट की भूख मिटाने के लिए वह काम करता है, फॉलोअप्स करता है, प्लान दिखाता है, मीटिंग्स करता है, कोई ईगो नहीं रहती। फिर तन पे कपड़ा चाहिए होता है, फिर कपड़े पूरे होते हैं, फिर छत चाहिए होती है सर ढकने के लिए, अच्छा मकान बनाता है, फिर और छोटे छोटे गोल पूरे होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसको भूख लगना शुरू हो जाती है नाम की, शोहरत की। यहां भी होगा वहां भी होगा मेरा ही जलवा, मतलब किसी और का जलवा हुआ जलवा 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 जलवा, तो मेरे लिए गाना बजा रहे थे। तो फिर लगता है अला ये गुरुजी के लिए गाना बजता रहेगा, गुरुजी आएंगे तो चला हमारा कब होगा जलवा। फिर वो भी गाना शुरू करता, अब यहां भी होगा और वहां भी होगा, सिर्फ मेरा जलवा। तो सबसे पहले तो इसको हटाना पड़ेगा, इसकी टिकट काटनी पड़ेगी, नहीं तो अपना जलवा ही नहीं होगा। तो ये 2% जो फाइन ट्यूनिंग है, ये एक उदाहरण से समझते हैं। लैपटॉप को साउंड देना। उसमें नाव चल रही है, नाव में और लोहा डूब जाता है। लकड़ी कई किलो वजन बेशक हो, कई टन वजन हो, फिर भी नहीं डूबती, और कुछ ग्राम का लोहा भी डूब जाता है। तो जल देवता बोलते हैं कि जिसको मैंने जल से सींचा है तो उसे मैं कैसे डुबा सकता हूँ। इसी प्रकार से अपलायन का भाव होता है। इस बिजनेस में आदमी आता है अपने सपने, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपनी टीम के लोगों का नाम लिखता है लिस्ट में, फिर उनसे मिलता है, फिर उनके संदेह दूर करता है, फिर उनके डाउट दूर करता है, फिर उसको भरोसा दिलाता है, फिर उसको एक्टिविटीज़ में लेके जाता है, उसको विजन क्लियर करता है, उसको सिखाता है बिजनेस की बारीकियाँ, फिर वो सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाज बनता है। और फिर उसके बाद उसे मन में उसी के प्रति संदेह आना शुरू हो जाता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, अपलाइन जो है। और उस समय पर अगर हमारा ये भाव है कि जिसने हमको अपने जल से सींचा वो डुबा कैसे सकता है, तो फिर ये भाव खत्म हो जाता है। फिर हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव आ जाता है, कृतज्ञता का भाव आ जाता है। हो सकता है वो सीधे हमारी सपोर्ट न कर रहा हो, एक समय के बाद एक वृक्ष इतना मजबूत हो जाता है कि उसको पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर एक है ना, कुछ समय तक जरूरत पड़ती है, स्वतः उसकी जड़ें अपने आप जमीन में से पानी ले लेती हैं, उसको अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका मतलब अब ये नहीं कि वो पानी नहीं दे रहा हमें तो मतलब वो बुरा चाहेगा, ऐसा नहीं है। तो ये भाव जब हम रखते हैं,
बड़े होने के बावजूद भी या इस बिज़नेस में कामयाब होने के बावजूद भी, तो फिर हमारे मन में इस तरह का विचार नहीं आता कि हम आपस में एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करें, तो वह कटाक्ष करने की भावना हमारे मन में नहीं आती। बिज़नेस में शुरुआत से जैसे मैंने बताया, नरसिंह ग्रेवाल जी गोल्ड लेवल थे, तब से मैं इस बिज़नेस को उनके साथ रह के कर रहा हूँ। तो फिर मैं सिल्वर बन गया तो गोल्ड थे, तो मैं पर्ल था तो वो टोपाज थे, तो मैं टोपाज था तो वो एमराल्ड थे। ऐसे करके एक लेवल का डिफरेंस बना रहा। शुरुआत से हम लोग रूम शेयरिंग करते थे, साथ में ट्रैवल करते थे, मीटिंग्स करते थे, सब जगह जाते थे। एक जो गैप होता है, दायरा होता है, हमने कभी भी कैजुअल नहीं हुए उनके सामने। ऑन स्टेज, बैक स्टेज, रूम में भी साथ में सो रहे हैं एक ही बेड पर, और सब काम कर रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक शेयर कर रहे हैं। और बिज़नेस में तो हमेशा जो भाव था, ऑन स्टेज बैक स्टेज सब सेम था। और जो शुरुआत में फ्रेशर लेवल पे, सिल्वर लेवल पे जो भाव था उनके प्रति, वही भाव आज भी और आगे भी, तो उसने लेवल पर होने के बावजूद भी। तो फिर क्या कि किसी को के प्रति अगर इज्जत मान सम्मान दिल में आता है तो फिर एक समय के बाद कैसे ख़त्म हो सकता है। तो ये चीज़ें बनी रहीं। और जब आप श्रद्धा के साथ में, आस्था के साथ में काम करते हैं तो फिर चीज़ें स्वतः वो दिखती हैं। कभी ये चीज़ें बनावटी नहीं हो सकती, आपकी प्राकृतिक हैं। आप जो हैं उसको बनावटी दिखाएंगे तो वह चीज़ें भी दिखाई देती हैं। तो हमने टीम में, ये टीम वर्क का काम है, साथ में रह के काम करते हैं हम लोग, तो क्या है, बहुत बड़ा अंपायर बन सकता है, बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है। नहीं किया चाहते तो लोगों की ईगो को हट कर। टीम का होता है उतना ही अपलाइन का भी होता है, और एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं, एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखते हैं, तो वह जोड़ी जो बन जाती है तो उससे फिर हजारों जोड़ियां बनती हैं और विशाल साम्राज्य बनता है। उन लोगों को, आने वाली जनरेशन को अपना जो भविष्य है वह अच्छा दिखाई देता है। हमारे मन में, मैं तो सर को देखता था, सर भी किसी की प्यारी लेग में रहे होंगे जब ज्वाइन किया होगा, है ना, सही है कि नहीं है। तो 4 टाइप के धुआं उठाने वाले लोग रहते हैं। कोई कंपनी में जाके धुआं उठाता है, प्रोडक्ट सही नहीं है, सर्विस सही नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकाना नहीं है, डायरेक्टर्स का दिमाग सही नहीं है, प्लान चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। कुछ लोग अपलाइन को ब्लैकमेल करते रहते हैं, अपलाइन का धुआं उठाते रहते हैं, तुम्हारा अकल ठिकाने नहीं है, तुम सही नहीं हो, अपने पुराने दिनों को याद करो जब तुम पर कुछ नहीं था, तुम्हारी प्यारी लगन में आया, तब से मैं तो कुबेर हूँ तुम्हारे लिए। तो मैं तो, मेरा फोटो लगा के पूजा करनी चाहिए, पैर छूने चाहिए, आरती उतारनी चाहिए। तो कुछ ऐसे अपलाइन का धुआं उठाते रहते हैं। कुछ लोग स्टेज पे धुआं उठाते हैं, यस के नो ऐसे बोलते रहे। वो आदमी यस के नो बोले, अरे बोल नहीं रहा, मुंह में जवान नहीं है, दांत नहीं है, बोल नहीं रहा, ताली में दम नहीं है, मजा नहीं आया। अरे तुम्हारी जब बातों में दम होगा ना तो अपने आप यस नो निकलेगी और अपने आप ताली निकलेगी। या जो जोर चिल्लवाने से कुछ नहीं होता, है ना, बातों में दम होनी चाहिए, तो बातें भारी होनी चाहिए, है ना। तो कुछ लोग दमदारी से अपनी जिम्मेदारी लेने वाले, फील्ड पे काम करने वाले, तो ऐसे सर ने कभी एहसास नहीं होने दिया। हम भी तो किसी के रिच लेग में रहे होंगे, सर भी रहे होंगे, जसवीर जी भी रहे होंगे। तो लेकिन कई लोग क्या है, वीक लेग में रहते हैं, वीकर लेग में रहते हैं, तो ब्लैकमेल करते रहते हैं प्लान को, है ना। तो उसको लगता है कि मेरा चेक जाएगा, मेरी वजह से चेक बन रहा है, मेरी वजह से ये हो रहा है, तो ब्लैकमेल करते हैं। तो ये मतलब जो है कई गुना ज़्यादा होकर के वापस मिलता है हमें। तो ब्लैकमेलिंग फिर कई गुना होकर के फिर हमारे साथ भी होगी, तो इसको नहीं सोचते। तो हम चाहते तो कंपनी के नज़दीक रहते थे, आगरा और दिल्ली में ज़्यादा अंतर कहाँ था, डेली पहुँच जाते, हर हफ्ता वहाँ पर कंपनी का धुआं उठाने के लिए। तुम ये सही नहीं है, वो हिसाब किताब सही नहीं है, तो ब्लैकमेल करना चाहते तो कंपनी को कर सकते थे, है ना। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं आदमी के, लेकिन वही है, बनाना है कि बिगाड़ना है, ये डिपेंड करता है। और लेकिन क्या है कि रामायण में देखा कि अंगद थे और बालीपुत्र, तो अंगद और बालीपुत्र एक ही काम है उनका कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। भगवान राम की सेना में है, सुग्रीव की सेना में है, सुग्रीव पहुँचे ना पहुँचे अपना काम है करने का। हमारा साइज कुछ भी हो, हमारे पीछे पीठ भारी है, बैक भारी है, भगवान श्री राम है हमारे पीछे, हमारे पीछे हनुमान जी हैं, हमारे पीछे सुग्रीव है, हमारे पीछे जामवंत है, तो अपना काम अदा करना है। और उन्होंने हमारे अंदर भरोसा जताया है कि तू अंगद है, तू कुछ भी कर सकता है, तो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान को तू हड़का के आ सकता है, तो हम हड़का सकते हैं, क्योंकि हमारे अपलाइन ने बोला है। तो अंगद को बोला कि तू दुनिया के पावरफुल इंसान को तू साले हिला के आ सकता है, तो अपलाइन ने बोला हिला के आ सकता है, तो हिला दिया उसने। अंगद ने बोला हम हिला देंगे उसको, सामने वाले को,
हमारे पीछे पावर है। तो पैर अड़ा दिया, चलो बढ़ा दो आवाज। कपि को सभा माझपन का। तो अंगद छोटा है तो क्या हुआ, अंगद का जो बाप था ना बाली, वो रावण को बगल में दबा के रखता था, तो उसकी औलाद है तो उसको क्यों नहीं अड़का सकता। उसका जो अपलाइन है हनुमान जी है, जामवंत है, सुग्रीव है और सुपर अपलाइन भगवान जी हैं, स्वयं प्रभु श्री राम है, तो उसमें दम क्यों नहीं आएगी। तो हमारे भी, हम जिस खानदान से बिलोंग करते हैं, आप ओम प्रकाश जी की टीम से बिलोंग करते हो, आप नितिन जी की टीम से बिलोंग करते हो, आप जसवीर जी की टीम में हो, जसवीर जी की टीम में हो जिसको पूरा हिंदुस्तान लोहा मानता है। आपके पीछे ऐसी कंपनी, सेप्सॉप जैसी कंपनी है, इसका पूरी इंडस्ट्री लोहा मानती है। इतने ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, चतुर्वेदी साहब हैं, जैन साहब हैं, नरसिंह ग्रेवाल साहब हैं, स्वयं हैं, विजयपाल जी हैं, जसवीर जी हैं, ये बैठे हैं टाइगर। फिर काय की कमजोरी, हिमालय की माफिक, अंगद की माफिक, जहां जाओ पैर अड़ा दो। वो दमदारी रहनी चाहिए, अपना फर्ज पूरा करना है। अपलायन के लिए तो लाइबिलिटी नहीं है, असेट बनना है, उसे प्राउड फील होना चाहिए। कई बोलते हैं अपलायन को तुम अंगद बनो, और फिर दिक्कत होती रहती है। जो बिजनेस में हम बात कर रहे हैं फाइन ट्यूनिंग की, फाइन ट्यूनिंग का मतलब सिर्फ हवा नहीं है गाड़ी में, ये वाला एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा कि हवा डलवा लो तो गाड़ी चालू शुरू हो गई। ये ऐसी फाउंटेनिंग है, इसमें हवा बदलवा लो, टायर बदलवा लो, फिर ना चलने की गाड़ी, गाड़ी हो गई जाम। अब कुछ भी बदलवा लेना। तो इसमें मामला ऐसा है, पूरा बिजनेस प्रभावित होता है, पूरा ये 2% जो है पूरे बिजनेस को कोलैप्स कर देता है। आपस का तालमेल ही बिजनेस को बनाएगा, आपस का तालमेल बिजनेस को अगर बिगड़ा है तो बिजनेस नहीं बनेगा। लोगों का व्यवसाय है, हम लोगों को प्रभावित करते हैं, तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपके काम करने के तरीके से प्रभावित होते हैं, आपके व्यक्तिगत आपका व्यवहार कैसा है उससे प्रभावित होते हैं, और आपका व्यक्तित्व कैसा है इससे प्रभावित होते हैं। आपके अंदर केयरिंग नेचर है आपका, आप केयर करते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर आप बढ़ रहे होने के बावजूद भी विनम्रता है। ये सब चीज़ें लोगों को प्रभावित करती हैं। आप जोड़ी है, आप सीनियर लोगों में आपस में तालमेल है, आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, वह बहुत मायने रखती है। और फ्रिक्वेंसी कैसे मैच करे, हम बोलते हैं हम तो सही हैं, हम तो फिट हैं, लेकिन हमारा अपलाइन ही सही नहीं, हम क्या करें। वो जमूरा है, वो उल्टे पुल्टे काम करता है तो हमारी जोड़ी बनी नहीं पाती, हम तो बनाना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे नीचे भी तो डाउनलाइन है, उसके साथ बना लो। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। और ये बिजनेस में अगर हम ग्रेटफुल रहें, कृतज्ञता का भाव रहे, छोटी छोटी चीज़ों को प्रति हम एहसानमंद रहें, तो सारी चीज़ें बन जाती हैं। और कई लोग क्या है, इन तरीकों को अपनाते हैं, इस उदाहरण से समझ में आएगा। सर मैच खत्म हो गया तेरा? नहीं सर, वो मैच के क्या इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस वी मेक। यह सब कुछ हमारे चुनाव के ऊपर निर्भर करता है कि हम हर दिन क्या चुनाव करते हैं, है ना। लोग जरा सा विरोध होने पे कंपनियां बदल लेते हैं, जरा सा कोई चैलेंज होने पे अपलायन बदल लेते हैं, और जरा से कोई चैलेंज आने पर इंडस्ट्री बदल लेते हैं, काम बदल लेते हैं। जबकि वह तो हमारा हिस्सा है, वह पार्ट है, वह पार्ट, क्योंकि कोई सिखाता है प्यार से, तो कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो कभी पोले पोले हौले हौले मिट्टी उंगलियां चलाता है, और कभी उसी मिट्टी के बर्तन को कभी थाप भी देता है, उसको सेट करने के लिए ठोक भी देता है उसको। तो ठोकने की भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ ठोकना पड़ेगा वहाँ ठोकेगा भी, और क्योंकि वो सच में बन उसी रंग में उसी रूप में ढालना चाहता है। तो ये चीज़ें बिजनेस में बहुत मायने रखती हैं। बिजनेस में आप बना लो कितना भी, लोगों ने बनाया, मरकरी बने इसी कंपनी में क्राउन बने, तो बनाया इसका मतलब बनाना तो आता था उनको, उनके अंदर 90% एक्साइटमेंट तो था, उनके अंदर उन्होंने 8% टेक्निक तो सीखी, लेकिन 2% में फेल हो गए। उन्होंने सब कुछ बना लिया, मरकरी बन गए, क्राउन बन गए, और मरकरी और क्राउन बनने के बाद पूरा साम्राज्य ढह गया।
किसकी वजह से? लीडर्स के आपस के तालमेल नहीं होने की वजह से। तो बनाने के बाद भी बिगाड़ देंगे अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो इसको हमें आपस में ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। और बिजनेस के बारे में इसको इस तरह समझ सकते हैं दोहा से कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। तो यह बोलते हैं कि अच्छे लोग अगर रूठ भी जाएं तो उनको बार बार मना लेना चाहिए। अगर अच्छा है और सच्चा है, कीमती है, तो रूठने पर भी उसे मना लेना अच्छा रहता है। ठीक उस प्रकार से जैसे कोई सोने का हार है या मोतियों की माला है तो वो महंगी होती है, तो किसी का सोने का हार अगर टूट जाए तो उसे फेंक देते हैं या तुरंत सुनार के पास ले जाते हैं, इसको अच्छे से करवा दो। टूटे हुए को भी हम क्या करते हैं, ज्वेलर के पास ले जाकर क्या करवाते हैं, इसको पिरो दो, इसको बना दो, क्योंकि ये कीमती है, सोने का है, कीमती है, मोतियों का है, कीमती है ना। तो जो आदमी हमारे लिए अगर कीमती है वो रूठ भी गया तो उसको मना के ले आएंगे, इसको मनाएंगे क्योंकि ये कीमती है ना, कीमती है। तो इस बात को ध्यान रखना, इससे क्या होगा, संबंध हमारे बनेंगे या बिगड़ेंगे। तो दोनों के लिए भाव जरूरी है। इसके अलावा कई बार हमें कोई बात किसी की लग जाती है तो प्रकृति के कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत हैं ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के, और उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का लॉ ये बोलता है, सिद्धांत ये बोलता है कि लोगों को माफ करना भी प्राकृतिक एक गुण होता है, उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर देना। तो कई बार टीम में अच्छे संबंध बनाने के लिए उनकी गलतियों को माफ कर देना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, ये लॉ ऑफ फॉरगिवनेस यही बोलता है कि अगर आपको लग रहा है तो लोगों के भले के लिए और आप उनकी गलतियों पर पर्दा डाल दो, माफ कर दो और आगे बढ़ो, ताकि एक व्यक्ति की वजह से बहुत बड़े लोगों का भविष्य खिलवाड़ हो सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये फॉरगिवनेस जो है ये बहुत मायने रखती है। कई बार क्या होता है, आप काम करते हैं, काम करते करते ईगो क्लैशिंग्स होती हैं, एक दूसरे को लगता है कि डाउनलाइन हमारा कम बात मानती है, अपलाइन हमारे को मान सम्मान कम देते हैं, हमारा इज्जत कम करते हैं, हमारा नाम कम लेते हैं स्टेज पर। ये चीज़ें एक लेवल तक आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे क्या होगा, अचीवमेंट्स बढ़ेंगे। हम लोग मानव व्यवहार में हैं, मानवों के साथ काम कर रहे हैं, तो ह्यूमन नेचर में क्या रहता है, हर आदमी के अंदर अपना नाम, अपना मान सम्मान, कुर्सी, सब चीज़ों की एक अंदर वो लालसा रहती है, हर एक व्यक्ति को चाहिए होता है। तो एक समय के बाद में सबको मान सम्मान चाहिए होता है, तो आपके सबका कोशिश करें, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। और धीरे धीरे करके हम क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा बहुत बड़ा एम्पायर बना लेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस बना लेंगे। आपको बिजनेस में हर तरह के लोग मिलेंगे। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाते समय बहुत ज़्यादा ये ध्यान नहीं रखते कितना बड़ा लीडर बनेगा, ऐसा सोच के नहीं करते। सिर्फ इतना विजन होता है ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, बस। लिस्ट बनाते समय हम इतना देखते हैं कि ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, इतना नहीं सोचते कि डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा। ये सोच के हम नहीं लिस्ट बनाते कभी। तो सिर्फ कोई व्यक्ति कैसा भी हो, कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, ईगो वाला, नहीं बिना ईगो वाला, कोई कैसा भी है, हम उसको क्या मकसद रहता है हमारा, ज्वाइन कर ले बस। लेकिन ज्वाइन करने के बाद में अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो जैसा उनका स्वभाव है वो वैसा ही तो रहेगा आदमी, हाँ कि ना, वो वैसा ही रहने वाला है। तो जब उसका जैसा स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके फ्रेम में फिट बैठेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ्रेम में फिट नहीं बैठे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके हिसाब से, जैसे 8% टेक्निक हैं उनको नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनमें भी मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो आपको ये देखने की आवश्यकता है, जैसे यहाँ पर आर्मी की एक टुकड़ी है और जहाँ पर एक गधा घूम रहा है और वहाँ पर लैंड्समाइन बिछे हुए हैं। लैंड्समाइन जमीन में बिछे रहते हैं, अगर पैर पड़ जाएगा तो धमाका हो जाएगा। तो फौजियों ने देखा, अब गधे को तो मालूम नहीं लैंड्समाइन कहाँ पर है और कहाँ पे पैर संभाल के रखना है, लेकिन फौजियों की तो ट्रेनिंग होती है ना इस बात के लिए, मालूम है कि नहीं मालूम है। तो फौजी को ट्रेनिंग हो रखी है, फौजी को मालूम है लैंड्समाइन कहाँ पर है और कैसे बच बच के चलना है। तो अभी एक तो तरीका है, गधा है, इसको ऐसे ही छोड़ दें, तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, खुद भी मरेगा और सबको मरवाएगा। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है, कोई चारा नहीं है तो सबकी सलामती के लिए गधे को कंधे पे भी उठा लो। क्या उठा लो?
कई बार आपके समझाने से समझ नहीं रहा कोई आदमी, बताने से समझ नहीं रहा, समझाने से समझ नहीं रहा, आरती उतारने से पुचकारने से भी नहीं समझ रहा, एकदम उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है? छोड़ दोगे तो मरेगा मरवाएगा, दूसरी कंपनी में चला जाएगा, दूसरी कंपनी वालों के लिए रास्ता बना देगा, सुरंग बना देगा, दूसरी कंपनी वाले आना शुरू हो जाएंगे, तोड़ना शुरू कर देंगे, है ना, उल्टा पुल्टा काम करेगा। इसलिए उस गधे को क्या करना है? कंधे पे उठा लेगा तो क्या होगा? बांध बूंद के पुचकार के इसके मुंह में लॉलीपॉप दे के बोले चुपचाप 2-4 घंटा का काटो, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है, आजीवन कंधे पे नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे ही रास्ता पार हो जाएगा फिर मार साले 2 लात गधे, थक साले यहां से। रास्ता पार होना चाहिए, अभी दोनों की जरूरत है सही सलामती के लिए, सही है, क्योंकि घोड़े आगे बहुत इंतजार कर रहे हैं, इनके लिए ट्रक इंतजार कर रहा है फौजियों का, उसमें बैठ के ये उस ट्रक में थोड़ी लाद के ले जाएंगे, देखो भाग सारा, मारो पीछे से लाद इसको। लेकिन समय पर क्या करना है, ये चीजें जरूरी हैं। इसके अलावा महानता छोड़ने में नहीं है बल्कि पकड़ने में। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हाथी की तरह होंगे, है ना, शेर की तरह होंगे, है ना, कंधे से कंधा मिलाएंगे और आपके लिए लीडर बनेंगे और आपकी ताकत बनेंगे, सही है ना। तो हमेशा कोशिश ये करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो कमजोर लोग होते हैं उनके माध्यम से भी हमें ताकतवर लोग मिल जाते हैं, है ना, उनके माध्यम से मिल जाते हैं। जैसे जसवीर जी के 3 अपलायन थे, वो अब नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से जसवीर जी मिले ना, सीधे तो नहीं मिले, हमें सीधे नहीं मिले। तो हमारी ये अच्छी योग्यता है, कलाकारी है कि हम खराब से खराब आदमी को भी कैसे वसूल लें, उसको निचोड़ लें, उसके माध्यम से भी कुछ लोग ले लें उसके जाने से पहले, है ना। बोला छोड़ेंगे नहीं भाई तेरे को, तो एक बात ये करनी है। दूसरा क्या है, कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगर आप टीम वर्क में, यूनिटी में काम करेंगे तो ग्रुप एनर्जी हमेशा काम करती है और वह उसमें हमारा बड़ा बिजनेस बनता है, ठीक है। तो आज रॉयल ड्रीमर्स टीम को सभी लोग इसीलिए मानते हैं, उसकी कामयाबी के पीछे सब लोग बोलते हैं भाई क्या बात है, क्या बात है। इसमें जो सीनियर लीडर्स हैं सभी एकदम ऐसे रहते हैं, है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बात को तवज्जो देते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और कोई दिखावटी नहीं है, सब कुछ क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, दिल से, है ना। अगर ये हम लोग भी कर पाए तो क्या होगा, आपकी भी टीम एक दिन 50 लाख की होगी, है ना, सही है। तो क्या बात समझ में आई आपको? छोड़ना नहीं है ना, मानता छोड़ने में नहीं है बल्कि पकड़ने में है। तो हम मानते नहीं है कि बेकार है, उपजाऊ नहीं है, किसी काम का नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही हो। एक बात है, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी हीरों की खान निकलती थी और वहाँ पर ऐसी खान निकली, डायमंड माइंस निकली बहुत सारी। तो वहीं पर एक गांव में एक लड़का अक्सर डायमंड माइंस के बारे में सुनता था कि अक्सर यहाँ पर डायमंड माइंस निकलती हैं, हीरे की खान निकलती हैं। तो ये सुनते सुनते वो बड़ा हुआ, अपने बचपन से लेके सुन रहा था और सुनते सुनते वो बड़ा हो गया, और उसने भी एक सपना देखा कि प्रभु काश मेरे पास भी, मुझे भी एक हीरे की खदान मिले। और हीरे की खदान का मालिक बनने के लिए एक दिन उसने डिसीजन लिया कि मुझे खोज शुरू करनी है। खोज करने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और पैसे की आवश्यकता पूरी करने के लिए उसके पास ज़मीन थी, उस ज़मीन को उसने बेच दिया। और ज़मीन को बेच करके, क्योंकि उसमें अच्छी खेती होती नहीं थी, खेती करता था, खेती होती नहीं थी और मिट्टी खराब थी, ऊसर भूमि थी, तो उसने बोला कि इसको बेच करके, और उसने पैसा जो मिला उस पैसे से वह निकल पड़ा कहाँ, हीरे की खदान ढूंढने के लिए। उसने अपना जानवर, खच्चर, घोड़ा वगैरह जो था वो ले लिया, उस पर अपना ज़रूरी सामान लाद लिया और महीनों की यात्रा करने के लिए वो निकल पड़ा हीरे की खदान ढूंढने के लिए। और धीरे धीरे करके वक्त गुजरा, 1 महीना गुजरा, 6 महीना गुजरा और 1 साल गुजर गया और 2 साल भी गुजर गए और 3 साल भी गुजर गए। इस 3 सालों के दरमियान में उसने जो पैसा था वो सब कुछ खर्च हो गया, सब खर्च हो गया। खर्च होने के बाद उसने एक दिन हताश, निराश था,
सब कुछ खत्म हो चुका था, कोई हीरे की खदान उसे मिली नहीं। और उसने एक दिन चाय पीते पीते एक अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी कि अफ्रीका महाद्वीप की अब तक की सबसे बड़ी हीरो की खदान पाई गई है। तो वो तो रात दिन इसी के लिए निकला था। जब उसने और पढ़ा उसको कि अफ्रीका महाद्वीप की अब तक की सबसे बड़ी हीरो की खदान पाई गई है, और फिर जब और डिटेल पढ़ी तो जो हीरो की खदान जो पाई गई वह उसी जमीन में पाई गई जिस जमीन को वो बेच के चला गया था। इस जमीन को उसने बेच दिया था। उसकी जमीन में नीचे हीरे थे, इसलिए उसकी जमीन में फसल नहीं होती थी। लेकिन वो सोचता था कि जमीन मेरी कैसी है, ऊसर है, बंजर है, बेकार है। तो बंजर जमीन भी हमेशा जरूरी नहीं वो बंजर ही हो, वह हीरा उगलने वाली जमीन भी हो सकती है। और आपने किम्बरले डायमंड माइंस का नाम सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइंस है किम्बरले डायमंड माइंस। और किम्बरले डायमंड माइंस उस किसान की जमीन में मिली, समझ रहे हैं आप, उस जमीन में पाई गई। उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिस जमीन को कौड़ियों के भाव बेच के चला गया, उस जमीन में दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की खदान मिली, छुपी हुई थी। तो अक्सर कई बार हम अपनी टीम को कमज़ोर समझते हैं, हमारे साथ जो लोग हैं उनको हम बेकार समझते हैं। दूसरी की टीम के लोग अच्छे हैं, दूसरे की डाउनलाइन अच्छी है और दूसरे के लीडर्स अच्छे हैं, हमारे तो बेकार हैं, बात नहीं मानते, काम नहीं करते, डीडी नहीं निकालते, चेक नहीं बनाते, किसी काम के नहीं है। तो हमको लगता है कि ऊसर भूमि हैं, कैसे हैं, बंजर हैं, ऊसर हैं, इनको तो छोड़ देना चाहिए। और छोड़ करके कई लोग दूसरी कंपनियों में चले गए। कहां चले गए? बोले ये बेकार है। और उसी बंजर भूमि में से मेरे खुद के अपलाइन चले गए दूसरी कंपनियों में, बंजर भूमि सोच के चले गए। तो बंजर भूमि है, बेकार है, किसी काम की नहीं है। और वही बंजर भूमि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डायमंड निकाल के दे रही है। डायमंड सबसे बड़ी डायमंड माइन बनी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डायमंड माइंस बनी रॉयल ड्रीम स्ट्रीम। सबसे ज्यादा डायमंड उगल रही है कि नहीं उगल रही है? तो लोगों के साथ आप जो हमारे साथ जो लोग हैं, लोग हमेशा एक जैसे ही होते हैं। फ्रांस में एक मिलिट्री लीडर हुए नेपोलियन बोनापार्ट, क्या नाम था? आपने नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। तो शरीर से कद काठी से महाराणा प्रताप की तरह नहीं थे वो, लंबे चौड़े 7 फुटा। लेकिन वो बोलते थे कि अगर आप मेहनत करके 100 शेरों की एक फौज तैयार करो और उनका कप्तान एक किसी कुत्ते को बना दो, और जब कभी जंग होगी तो वह पूरे शेरों को कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा। और यदि कोई इसकी बजाय 100 कुत्तों की फौज तैयार करे और उनका कप्तान यदि एक शेर हो, और जब कभी जंग होगी तो वह सारे कुत्ते शेर की माफिक लड़ेंगे और फतेह करके आएंगे। तो उनके अंदर इतना गर्दा भर देगा। अगर कोई टीम कम परफॉर्म कर रही है या ज़्यादा परफॉर्म कर रही है तो टीम को क्रेडिट कम जाता है, स्वयं उसका सेनापति कैसा है और कौन है उसको बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व बनता है। आप खुद क्या हो, आप लोगों को कैसे लीड करते हैं, आपकी प्रेजेंट टीम क्या है, जो भी है, ये सिर्फ और सिर्फ लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। वह चाहे तो कैसे भी कर सकता है। और उसने नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से निकला, फ्रांस को फतेह किया, उसने यूरोप के कई सारे राष्ट्रों को फतेह किया, और वो जहाँ जाता था अपनी सेना को भरता था, सेना को मान सम्मान इतना देता था, बोला जैसे जो नेपोलियन बोनापार्ट है वही उसकी सेना है। और वो आग भर दिया करता था उनके अंदर, और एक वजह थी कम सेना होने के बावजूद भी हमेशा फतेह करके निकलता था। तो ये 2% फाइन ट्यूनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये तालमेल घर में परिवार में भी जरूरी है और व्यवसाय में भी जरूरी है।
जहां पर एक दूसरे को इग्नोर कर देना, एक दूसरे को माफ कर देना, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा कर देना, इससे संबंध अच्छे बनेंगे खराब होंगे? माफ कर दो, माफ कर देना। माफ करना, फॉरगिवनेस जो है प्रकृति का एक, ब्रह्मांड का एक नियम है। जैसे आप देखें, हम इतनी सारी गलतियां करते हैं, लेकिन परमात्मा या सृष्टि हमें माफ करती रहती ही नहीं करती है? बिना मांगे हम माफी तो मांगते नहीं है, हम वरदान मांगते हैं हमेशा। अगरबत्ती लगाएंगे चवन्नी की और मांगेंगे उनसे कम से कम 4 करोड़ का। इतना चालाक आदमी है, भगवान से भी डीलिंग करता है। ठीक है, बोले अब तो धूप बत्ती लगा दी, अब तो खुश हो जाओ, अभी तो काम पूरा नहीं हुआ, नंबर कम आए हैं, और क्या लूट लोगे मुझे? और क्या लाऊं? लड्डू लाऊं, जे लाऊं? लड्डू भी होएगा, वो बोले कै रुपये किलो? 600 किलो है, 600 रुपये किलो लड्डू हैं ये वाले, और ये 150 रुपये किलो डालडा। तू यही देते, भगवान को क्या पता कौन सा वो खाएंगे। नहीं, भगवान तो खाते ही नहीं है, तो 150 वाला ही दे दे, बाद में बटना ही तो है। और प्रभु के पास जाकर, प्रभु वो प्रसाद खाओ। खैर आप तो खाओगे नहीं, बटना ही है, इसीलिए मैं डालडा वाले लाया हूँ, 150 वाले। लेकिन तो वह हमारी गलतियों के लिए क्षमा करता है, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वह गलतियां करने के बावजूद भी वह हमें क्षमा करता है, और हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी आशीर्वाद बेस्ट टू बेस्ट हो सकते हैं वो हमें देता है प्रकृति। हम भी अपनी लोगों को या जिनसे गलतियां मान रहे हैं उनको माफ़ कर दें, क्षमा कर दें, और खुद मांग भी लें अपनी गलतियों के लिए। ठीक है, दूसरे को बिना मांगे क्षमा कर देना चाहिए, और खुद से गलती हो तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, जोड़ी बन जाती है बढ़िया, है ना? 2% फाइन ट्यूनिंग। और इसके अलावा जो ऊसर भूमि है, जो बंजर भूमि है, वह भी हीरे उगलने वाली भूमि भी हो सकती है। ऐसी संभावनाएं जरूर हमें ध्यान में रहना चाहिए। और किम्बरले डायमंड माइंस जो है इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ निकली? बंजर भूमि में निकली, ऊसर भूमि में निकली, जिसको हम कुछ नहीं मानते थे। हमारी भी बंजर भूमि या ऊसर भूमि जैसी हमें टीम दिखाई दे सकती है। हमारी टीम अच्छी नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रही है, क्या पता उसके नीचे हीरे दबे हों। और जिस भूमि में हीरे होते हैं वहां पर मक्का की और गेहूं की खेती नहीं होती, वहां तो हीरे निकलते हैं केवल। इसको हमें समझना है। वो कैसे मक्का की खेती करके दे सकती जमीन? परमात्मा के बनाया हुआ सब कुछ है। और जंगल का सबसे ताकतवर जो प्राणी होता है वो हाथी होता है। हमें ये समझना चाहिए कि जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी, जो जंगल में जितने भी रास्ते बनते हैं वो हाथी के द्वारा बनाए जाते हैं। घने जंगल में जो रास्ते बनाने वाला कौन है? हाथी को इतना विशाल ताकतवर क्यों बनाया? परमात्मा ने इसलिए बनाया कि जंगल में बहुत सारे जानवर रहेंगे, उन जानवरों के लिए रास्ता कौन बनाएगा? इसलिए एक भारी ताकतवर बनाना पड़ेगा जंगल में, जो बाकी कमजोर और बाकी प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए रास्ता बनाने का काम करे। इसीलिए जंगल के सभी जानवर, छोटे से लेके बड़ा तक, सब हाथी को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जब हाथी निकलता है तो सभी झुक जाते हैं, सब झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी ने रास्ते बनाए। तो हमेशा वो लोग जिन्होंने हमारे लिए रास्ते तैयार किए, हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए और इज्जत करनी चाहिए उनकी, जिन्होंने हम सबके लिए रास्ते बनाए। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जंगल का सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत प्राणी भी एक दिन कमजोर होता है, उसको भी अपने पैरों पर लड़खड़ाता है, और लड़खड़ाते हुए ही धीरे धीरे वह उठ पाता है। ये पहला दिन है इसका, ये पहला दिन। शुरुआत सबकी ऐसी होती है, ऐसे उठता है, गिरता है, लड़खड़ाता है, लेकिन ये वही है जो जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी है। Exactly. No, seriously. तो हमारे लीडर्स भी अगर शुरुआत में लड़खड़ा रहे हैं तो क्या हुआ? जो लड़खड़ाने वाला लीडर है वह भी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा लीडर एक दिन बन सकता है। वक्त की आवश्यकता पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। बी पेशेंट, एम्पायर आर नॉट बिल्ड इन अ डे। धैर्य रखिए, एम्पायर्स दिनों में नहीं बनते, रातों रात नहीं बनते, वक्त लगता है ना? और इसके अलावा इसीलिए लोगों के लिए
एक बात और भी है, सोना सज्जन साधुजन, टूट जुड़े 100 बार। यानी अगर सोने का कोई सोना है, कोई ज्वेलरी है, हार है या कुछ भी है, और अगर वो पहन पहन के पुराना हो गया और घिस गया, टूट गया, चमक चली गई, तो उसके सुनार उसको तोड़ के दोबारा नया बना देता, नहीं बना देता कुछ भी? उसको पिघला के और पिघलाने के बाद उसमें से कुछ और नई ज्वेलरी बना सकता है, बना देता है। और नई ज्वेलरी चमकदार होती है कि नहीं होती है? तो सोना है, कितनी बार भी तोड़ा जाए तो भी उसे जोड़ा जा सकता है और उतना ही कीमती होता है वो हर बार। तो सोना और सज्जन, इसी तरह जो अच्छे लोग होते हैं और साधुजन, अच्छे और भले लोग होते हैं, उनके साथ भी टूटने के बाद और रूठने के बाद उनको भी दोबारा मनाया जा सकता है और मना लेना चाहिए। क्यों? कि सोना कीमती है और अच्छे लोग और सच्चे लोग कीमती होते हैं। दुर्जन कुंभ कुम्हार के और एके ढाका दरार। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा आदमी है जो टीम तोड़ने का काम करता है, टीम में खराब काम करता है, गलत काम करता है, तो वो कुम्हार के घड़े की तरह होते हैं। कुम्हार का घड़ा एक बार टूटने पर कुम्हार कभी दोबारा उसको जोड़ने की कोशिश नहीं करता है, वो बेकार हो जाता है और जुड़ेगा भी नहीं। इसलिए ऐसे आदमी को तो धक्का देके पीछे बाहर निकाल देना चाहिए, है ना, एक ढाका दरार। और इसलिए अपने बिजनेस में भी अपने लोगों को पहचानने की कला होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये याद रखना है, ओवर एम्बिशन के चक्कर में अकेले अकेले ना रहें। अकेले अकेले आदमी, नो इंडिविजुअल कैन विन अ गेम बाय हिमसेल्फ। ये बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाने का बिजनेस है। तो चूज अ मेंटर, जिनके साथ आप रह के काम करना चाहते हैं और उनके साथ, उनकी गाइडलाइन में, उनके तरीके से आप काम करिए, आस्था के साथ में। इसके अलावा बड़ा ही विचित्र प्राणी होता है। जब हाथ खाली होते हैं तो आंखों में स्वप्न भरे होते हैं। जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने के लिए प्रयास करता रहता है। निर्भय होकर आगे उसी तरीके को, उस रास्ते को छोड़ देता है क्योंकि पेट भर गया। और हमें जिनके साथ रह करके बिजनेस में सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड के पायदान हासिल किए, उन्हीं के साथ रह करके हम आगे के पायदान भी हासिल कर सकते हैं। इस बात का भरोसा हमें बरकरार रखना है, हमें हमेशा बरकरार रखना है। और यह भरोसा करना है कि हमारा जन्म जो है, हम लीडर बन के पैदा हुए हैं, लीडर बनने के लिए हुआ है, और इससे हमें अपना कंपैरिजन करना है। जिस घर में हम जन्मे हैं, शेर चाहे छोटा ही क्यों ना हो, शेर छोटा ही क्यों ना हो, घास नहीं खाता, मैं नहीं करता, वो हमेशा दहाड़ता है। और तो मुझे ऐसे लगता है कि नितिन जी के साथ ओम प्रकाश जी तो ये 2 बब्बर शेर हैं, 3 बब्बर शेर ये हैं, तो हम इनको भी शेर और शेरनी मानते हैं, है ना। दहाड़िए, और पूरे हिंदुस्तान को इस टीम की गूंज सुनाई देनी चाहिए। एक एक व्यक्ति 100 पे भारी हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर अनंत संभावनाएं, इस बात का जरूर ख्याल रखना है। तो लीडर बिजनेस जो है, 3 चीज़ें हमने समझी कि 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% तालमेल, ये तीनों चीज़ों से हमें सफलता मिलेगी।